नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। उसकी तैयारियां चल रही हैं और उसके लिए नए मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं। और अब बिहार की राजनीति में दर्शकों, मंडल ने री एंट्री मार ली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरक्षण की। आज मौजूदा मुख्यमंत्री डिफेंडर की भूमिका में है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि जिस जाति जिस तबके की जितनी संख्या है उसे उतना ही आरक्षण मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत है, यह कहा नीतीश कुमार ने। और यह क्यों कहा है, सुकेश है मेरे साथ। सुकेश इस बात को समझाएंगे। लालू प्रसाद यादव यह बात कहा करते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी तादाद, उसको उतना आरक्षण दे दीजिए। ये कहां से बात, ये मंडल की राजनीति फिर से कैसे चर्चा में आ गई? देखिए, बिहार की राजनीति में ये चर्चा चुनाव के वक्त में बड़ी लाजमी है। याद करिए 2015, थोड़ा पहले ले जाता हूं आपको। 2015 में एक बयान आया कि रिजर्वेशन पे रिविजिट करना चाहिए। मोहन भागवत ने बयान दिया। वो पूरा बयान, पूरा चुनाव उस बयान के इर्द गिर्द घूमने लगा और पिछड़ों की लामबंदी करने की पूरी कोशिश की और सक्सेसफुली की। उस समय जो समीकरण बना था वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का था। मूलतः आरजेडी जेडीयू का था। वो पूरे पिछड़े लामबंद हो गए। मैंने आप इसके पहले अपने डिस्कशन में ये कहा है कि खुलेआम लालू यादव कहा करते थे कि वोट छोड़ के तो राज भी छोड़ के। हाँ। तो ये एक ऐसा इशू है जो सीधे कनेक्ट करने का एक माध्यम है। मंडल की राजनीति का रिविजिट करना इस चुनाव में 2 वजह से है। ये नीतीश कुमार को आज ये बयान क्यों देना? मैं उसी पे आ रहा था। 2 वजहों से। एक, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बड़ा टैक्टफुल बयान है। किसी इलाके में दिया गया, किसी समुदाय के लिए दिया गया, ये तो हो सकता है, लेकिन वहीं तक महदूद नहीं है। ये दरअसल डिफ्लेक्ट करना है। जो मुद्दा आरजेडी बनाने की कोशिश कर रही है, जिस पे वो सबको साथ लेना चाहती है, वो नौकरियों का मुद्दा है। और यहां पर आरक्षण की बात हो जाए, आरक्षण होगा तो नौकरी भी मिलेगी। ये नेचुरल करोलरी हो जाता है। ये तो सेकंड स्टेज है। हाँ। लेकिन पहले आपको आपका अधिकार तो मिलेगा। वो अधिकार क्या है? और सिर्फ एक नेता नहीं, जितने अंबेडकराइट्स हैं, लोहियाइट्स हैं, वो देश भर में बहुत दिनों से ये मांग उठती रही है। और रिजर्वेशन का अलग अलग फॉर्मूला है। इस पे बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत है, लेकिन मैं फौरी तौर पे इतना समझा दूं, जो कर्पूरी फार्मूला था, कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला, वो एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 का था। मतलब आप उसमें सवर्णों का भी रिजर्वेशन की बात थी। तो सिर्फ एक समुदाय को उसका लाभ न मिले, वो अलग अलग जो समुदाय के लोग आते हैं उन सबको लाभ मिल सके, इस पे विरोध था। वो तो गरीबी पैमाना था, वो आर्थिक पैमाना। एग्जैक्टली। और यहां जातियों की बात होने लगी। आर्थिक पैमाना नहीं, गरीबी पैमाना था। और दरअसल सोशल स्टेटस, आप गरीब हैं, आर्थिक तौर से आप कमजोर हैं, तो आपको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण जो ये कर्पूरी फॉर्मूला जो अपनाया गया, उसमें इसकी कोशिश की गई थी। ये समता पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी बनी थी, वो भी मूलतः इसी पे बनी थी कि आरक्षण का जब ये मंडल कमीशन लागू हो गया, उसके सिफारिशें लागू हो गई, तो किसी एक जात को, किसी एक समुदाय को उसका पूरा लाभ न मिले, ये सबको मिलना चाहिए। वो जो कॉर्पोरी फार्मूला है उसको लागू करिए, वही होना चाहिए। अब वो बात ग्रेजुएट कर गई है कि इसको छोड़िए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उसमें ये सबके लिए लॉलीपॉप है। ये सवर्णों के लिए भी है कि हमारी जितनी संख्या भाई हमको दे दो। करीब 52% जो है वो इस जाति के लोग आते हैं जो अपने आप वो संवैधानिक व्यवस्था है, कोर्ट्स के आदेश हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। हालांकि चाहे तमिलनाडु में एग्जाम्पल है, बिल्कुल है कि वो भी पार कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पास हरियाणा का उदाहरण है, हमारे पास राजस्थान का उदाहरण है। वहां पर आपने जाटों को आरक्षण दिया भी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। हाँ, ठीक बात है। ऐसे कई स्टेट्स में कोशिश हुई है, लेकिन ये चर्चा सिर्फ
राजनीतिक गलियारे में सिर्फ हो रही है ऐसा नहीं है, उस पे कुछ काम भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी उसी पेज पे हैं, हाँ। ऐसा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार भी उसी पेज पे आना अगड़ी चाहते हैं। जातियों में जो गरीब हैं उनको 10% आरक्षण इसी संसद ने उसका प्रावधान किया है। तो ये बहुत करीने से कि जो ईबीसी जो उन्होंने अपने लिए एक वोट बैंक गठित किया था, हाँ। वो कार्व आउट करके जो अपने लिए बनाया था उसको एक मैसेज देने की कोशिश भी है, और उसमें सब आ जाएंगे। ईबीसी भी आ जाएगा, उसमें फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आ जाएंगे कि हमको कहां आपत्ति है। नीतीश कुमार ने कहा मतलब जिसको जितनी मिलनी चाहिए हिस्सेदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। तो वो सबको दरअसल एक लॉलीपॉप है कि दरअसल सबको समान भाव से देखा जा रहा है। राजनीति में कोई किसी का ऐसे पक्ष नहीं ले रहा कि हम इस समुदाय से आते हैं तो हम यहीं तक रहें। तो ये दो वजहों से है, एक ये सबको अपीज करने की कोशिश है, और दूसरा उससे ज्यादा मुझे लगता है ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है कि जो संवाद है, जो नैरेटिव है, हाँ। उसको दूसरे दिशा में धकेल दिया जाए कि उस पर चर्चा शुरू हो कि मोदी और नीतीश कुमार एक ही पेज पे हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मंडल कमंडल दोनों की राजनीति की कदम ताल हो गई है एक तरह से। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की राजनीति इसका एक मिक्सचर रही है। वेलफेयरिज्म, मंडल की राजनीति और कमंडल की राजनीति। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो बिहार से लगा हुआ स्टेट है, उसका कैरेक्टर भी कुछ बिहार जैसा है। और आप अगर देखेंगे तो आप मायावती के वोट बैंक देख लीजिए, उसमें से कितने आज कहां हैं। सपा के तो लिमिटेड वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन मायावती और कांग्रेस जिसका वो तो जाटवों में आकर सिमट गई हैं, वो वोट बैंक भी काफी हद तक छिटक गया है। वो भी ये नहीं 100% आपके साथ है। आप जिन दलितों के बल पे राजनीति किया करते थे 2012 तक आप सत्ता में थे, उस मायावती का वोट बैंक आज कहां है? हाँ, दलितों में ही मैं कह रहा हूं, उसमें भी 5-7 तबके जो हैं, अब एक तबका आपके साथ रह गया, वो भी पूरी तरह नहीं। मैं यही कह रहा हूं, हाँ। कि नरेंद्र मोदी की राजनीति की अपने बात की, उन्होंने बहुत क्लेवर पॉलिटिक्स की है जिसमें मंडल भी है, कमंडल भी है, वेलफेयरिज्म भी है। तो ये दरअसल एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, उसको रिविजिट करने की कोशिश बिहार में है। बिहार में जो आरजेडी जेडीयू करना चाहती थी एक जमाने में, जिसके बल पे वो चुनाव लड़े थे, क्योंकि वो एक नेचुरल अलायंस, मैं अभी भी कहता हूं कि नेचुरल अनायास दिया गया बयान नहीं है, ये नैरेटिव को शिफ्ट करने की बात है। देखिए, नीतीश कुमार अनायास तो ऐसे कोई बयान नहीं देते। नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनेता हैं, और जब कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करे तो फौरी तौर पे ये लगता होगा कि जिस इलाके में वो सभा कर रहे हैं वहां कोई ऐसा समुदाय होगा जिसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया होगा। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि सोचा समझा बयान है। और ये पहले चरण के बाद है सुकेश, पहले चरण से क्या कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिली है नीतीश को कि अब नैरेटिव बदलना पड़ेगा? हो सकता है। देखिए, बहुत कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उसमें दो तरह की बातें हैं। एक है कि आरजेडी ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें जेडीयू और बीजेपी का परफॉर्मेंस जो उन्होंने सोचा था उसको रिपीट करने में कामयाब नहीं रहे। और उसमें भी कि बीजेपी का अच्छा है, जेडीयू का इतना अच्छा नहीं है। ये तो पैन बिहार एक ऐसी छवि उभर कर आ रही है, और उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी हो सकती है। 15 साल तक चूंकि नीतीश ही चेहरा थे, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो लिमिट हो गया है नीतीश कुमार तक। क्या और क्या नीतीश कुमार उसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? वो इसलिए भी होंगे क्योंकि एक पार्टी 135 सीटों पे जो चुनाव लड़ रही है, उसमें 115 सीटें जो चुनाव जिसपे जेडीयू लड़ रही है, उस पे चिराग पासवान सीधे मैदान में है। नहीं, तो नीतीश कुमार का ये कहना, देखिए 50% महिलाओं के लिए पंचायती चुनाव में, लोकल बॉडीज में आपने आरक्षण दिया, 35% आपने नौकरियों में आरक्षण दे दिया महिलाओं को, 10% सवर्णों में जो गरीब हैं वो दे दिया, तो वो कहेंगे देखिए हमने दिया है और अब हम अगला कदम ये उठाने वाले। मैं कह रहा हूं कि और ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं कहेंगे, आरक्षण की व्यवस्था के पक्षधर नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने सेंटर में 10% की व्यवस्था की है, और वो इस तरीके के हिंट दे रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है, एक सीरियस कंसल्टेशन हो रहा है। तो ये परकुलेट करके नीचे तक जाता है कि दरअसल हमारी आबादी अगर ज्यादा है तो आबादी के हिसाब से सबको आरक्षण मिले। वो ये पर बहुत खतरनाक लॉजिक है पूरे देश में अगर ये लागू होता है। ये देखिए, ये हर जगह फिर चलने लगेगा। ये मतलब संख्या के हिसाब से कि हम 2% हैं, 2% हम रहेंगे। अरे क्यों रहेंगे भाई? 2% वाला 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। इसके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं, इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं। ये एक लंबी डिबेट हो सकती है। हम अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ये एक सोची समझी
चली हुई चाल है, जिसमें नैरेटिव भी चेंज होता है, जिसमें एक नया डिस्कोर्स शुरू होता है, और जिसमें कानूनी पहलू भी आएंगे, संवैधानिक पहलू भी आएंगे। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। आरक्षण तो दरअसल जो हमारे संविधान के नीति निर्माताओं ने, संविधान बनाने वालों ने, फाउंडिंग फादर्स ने, ये व्यवस्था तो एक टेम्पररी व्यवस्था रखी थी कि जो अभी हाशिए पर लोग हैं उनको बराबर ले आओ, उसके बाद। लेकिन उसका टाइम पीरियड नहीं था ना कोई। हाँ, तो वो जब वो आपके, पर वो एक टेम्पररी व्यवस्था थी। हाँ, टेम्पररी व्यवस्था थी, और आज भी यही कहा जाता है। हाँ। और इसीलिए उसको बढ़ाया जा रहा है। वो उसको, उस पीरियड को बार बार बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब भी ये चर्चा शुरू होती है, और ये बात मोहन भागवत ने कई बार कही है, संघ की तरफ से कई बार कही गई है कि रिविजिट करने की जरूरत है, तो ये तमाम पार्टियां जो उसकी सीधी बेनिफिशियरी हैं, जो वहीं से निकल के आती है, जिनका जन्म आरक्षण की राजनीति के इर्द गिर्द हुआ है, वो खड़े हो जाते हैं। और आज की तारीख में कोई भी पार्टी खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकती है। जो पार्टी मोटे तौर पे जानी जाती है, आरएसएस के विचार, वो बार बार उनको क्लैरिफाई करना पड़ा। बीजेपी जब चुनाव मैदान में थी 2015 के, वो लाख क्लैरिफिकेशन के बाद भी ये दाग उनसे हटा नहीं। तो नरेंद्र मोदी उसको दरअसल हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो वो नेकआउट करके ये बताते हैं कि मैं चूंकि पिछड़ी जाति से हूं, इसलिए मैं आपके हक की बात करूंगा। ये जाने वाला नहीं है। संविधान में टेम्पररी व्यवस्था की गई हो, लेकिन ये एक तरीके से आदिकाल के लिए ये रहने वाला है। तो ऐसे में आखिरी सवाल जो पहला आपने जवाब दिया था, अब मोहन भागवत के बयान को क्या विपक्ष, तेजस्वी नहीं उठाएंगे कि असल सोच तो उनकी ये है? अब नीतीश कुमार क्या आरएसएस के खिलाफ या सरसंघचालक के बयानों के खिलाफ जा रहे हैं क्या? अब ये विपक्ष भी लपकेगा, पलटवार तो आएगा। नहीं, विपक्ष अगर इस ट्रैप में फंसेगा, हाँ, तो फिर वो पूरा नैरेटिव चेंज होगा। अब ये देखना होगा वो कुछ जवाब देते भी हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो लपकने वाले हैं इसको। फिर वो पूरा आने वाला चुनाव जो है, वो ये एक ऐसी चिंगारी है जो भड़क जाती है, फिर वो सारा डिस्कोर्स बदलता है। आरजेडी जेडीयू को हुआ था, इस बार जेडीयू सरसंघ चालक या संघ जिसको प्रेरणा स्रोत मानती है बीजेपी, उनके साथ है। मैं वही कह रहा था कि अगर आरजेडी जेडीयू एक साथ होती तो पिछली बार की तरह बहुत ही सहज तौर पे ये वर्क करता है। आरजेडी मुझे नहीं चाहती है कि इस चक्रव्यूह में फंसना चाहेगी। वो नौकरियों को मुद्दा बनाकर चल रही है, वो सारे युवाओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रही है, वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको तोड़ना चाहते हैं। वही उनको जीत दिला सकता है, ऐसा उनको लगता है कि उनकी सफलता की कुंजी वही हो सकती है। जेडीयू इस तरीके की बातें करेंगे, वो प्रधानमंत्री को इन्वोक करेंगे। प्रधानमंत्री चूंकि पिछड़ी जाति से आते हैं, और चूंकि संघ का क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तो संघ की बात आप हटा दीजिए, संघ ये क्लियर कर चुका है। और प्रधानमंत्री पे भरोसा करिए, क्योंकि उन्होंने सवर्णों के लिए भी व्यवस्था की है, जिसका विरोध किसने किया था? आरजेडी ने किया था, जिसपे फर्स्ट फेज में तेजस्वी एक बार फॉल्टर कर चुके। तो आरक्षण अब फिर से एंट्री मार रहा है। ये मंडल की री एंट्री हो रही है बिहार के चुनाव में। अभी आधा दर्जन रैलियां की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, पिछली बार इस मुद्दे पर फंसे थे, अभी आधा दर्जन रैलियां और करनी है। वो भी इस बात में कुछ अपना पुट देते हैं या नहीं। और आरजेडी, खास आरजेडी, महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, आरजेडी कैसे रिएक्ट करती है या इस मुद्दे को इग्नोर करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।